दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अब तक हमने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देख लिया था, जिसमें थे सार्क, बिम्स्टेक और नाटो। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें जो अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा आसियान। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, एसोसिएशन है किसका, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, है ना। और इसका अगर हम लोगों की बात करें या इसके हम बात करें ध्येय वाक्य क्या है इसका, तो इसका है अ कम्युनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें आसियान की, तो ये 8 ऑफ अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड के अंदर होता है। साइनिंग क्या, आसियान डिक्लेरेशन, जिसे क्या कहा जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। फाउंडिंग अगर फादर्स की बात करें आसियान के, यानी आसियान जब बन रहा था तो कौन कौन सी वो कंट्रीज थी, तो उसमें थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का सेक्रेटरीट की बात करें तो ये सेक्रेटरीट जो होगी ये जकार्ता में होगी, यानी इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। मोटो इसका क्या है, मोटो इसका है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। ठीक है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। अगर मैं बात करूं कि इसमें और कौन कौन से देश शामिल हुए आसियान के अंदर, तो देखिए 1984 के अंदर शामिल होता है ब्रुनेई। ठीक, फिर उसके बाद 1995 के अंदर शामिल होता है क्या, वियतनाम। के बाद लाओस और म्यांमार 1997 के अंदर होते हैं। कौन-कौन से, लाओस और म्यांमार 1997, और कंबोडिया होता है 1999 के अंदर। ठीक है। अब प्रेजेंट में कितने हैं, तो प्रेजेंट में 10 मेंबर इसके अंदर हो जाएंगे। प्रेजेंट में 10 मेंबर हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं 1995 के अंदर क्या होती है, एक साइन होती है क्या, एक डील जिसमें बात की गई क्या, न्यूक्लियर फ्री जोन बनाएंगे हम ईस्ट एशिया को। ये चीज हुई 1997 के अंदर। आसियान का विजन 2020 लाया गया। ठीक, फिर बाली कॉनकॉर्ड हुई 2003 के अंदर, जिसमें क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस्टेब्लिशमेंट किसकी, आसियान कम्युनिटी। आसियान कम्युनिटी के भी बारे में बात करेंगे, आसियान कम्युनिटी कैसी क्या है ना। फिर शिबू डिक्लेरेशन होता है 2007 के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करें तो एक होता है 2008 के अंदर आसियान चार्टर आता है। ठीक है, जो कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा। और 2015 के अंदर फाइनली क्या लॉन्च हो जाती है, क्या, आसियान कम्युनिटी। अब जो आसियान कम्युनिटी है ना, उसके 3 पिलर हैं। आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, देखो ये लिखा हुआ है, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। ठीक है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी होगी, दूसरी होगी इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरी होगी सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो 3 होंगी कम्युनिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल कल्चरल कम्युनिटी। ठीक है। अगर मैं 10 कंट्रीज की बात करूं, कौन सी वो 10 कंट्रीज हैं जो आसियान के अंदर, देखो भारत नहीं है इसमें, आसियान के अंदर। इसमें हमने क्या किया था और हमने इसीलिए क्या लिया था, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी, बाद में जो कि क्या हो गई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई थी, वो इन्हीं देशों के लिए थी। तो इसमें कौन कौन से देश हैं एक बार और देख लेते हैं। म्यांमार होगा, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ठीक, ये वो 10 मेंबर्स हैं किसके, आसियान नेशंस के। आसियान मेंबर यहाँ पे वही है, ब्रुनेई, ये उनके मेंबर स्टेट हैं, उनके फ्लैग्स हैं, है ना। तो ये ब्रुनेई हो जाएगा, कंबोडिया, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं अगर आसियान के ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, देखो कोई भी एक एसोसिएशन होता है ना, वो मोस्टली कॉमन फैक्टर्स पे काम करता है या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पे ही काम करते हैं। हमने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को छोड़कर वो सारे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पर ही काम करते हैं, ऐसे ही आसियान भी है।
तो आपको क्या करना है, इसकी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, इसका फॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट है और इसका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर जो है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है और जो कॉमन पॉइंट्स हैं, आप उनसे भी इनके ऑब्जेक्टिव्स को निकाल सकते हैं और एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप किस तरीके से उनके पॉइंट्स को लिखेंगे। तो देखो क्या है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है कि एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, social progress, cultural development in the region through joint endeavor in spirit of equality, partnership in order to strengthen the foundation or prosperous, peaceful community of Southeast Asian nation. तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, इक्वालिटी, पार्टनरशिप, है ना, पीसफुल कम्युनिटी हो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, ये सारी चीज। फिर फिर क्या है अगला पॉइंट? यही चीज कि प्रमोट करेंगे पीस और स्टेबिलिटी को, है ना, ठीक। फिर उसके बाद जस्टिस जो है, रिस्पेक्ट करेंगे हम जस्टिस की या रूल ऑफ लॉ किसी भी कंट्री की, वो हम देखेंगे, ठीक। और प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करेंगे जो यूएन के चार्टर में है उनको, ठीक है ना। फिर कॉमन इंटरेस्ट क्या होगा? वही इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी इंटरेस्ट होंगे, हम उनको प्रमोट करेंगे और फॉलो करेंगे। ओके। फिर असिस्टेंस की बात करें तो देखो, एजुकेशन जो होता है ये किसी भी एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। वहाँ का यूथ कैसा होगा, किस काम में वो इन्वॉल्व होगा, वो उस नेशन की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी होता है। इसीलिए ये सारे नेशंस एक दूसरे के बीच में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग जैसी चीजें होंगी, रिसर्चेज होंगे, रिसर्चेज फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, प्रोफेशनल, है ना, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में काम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ की एजुकेशन लेंगे या वहाँ से एजुकेशन लेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। कल्चर भी एक दूसरे देश में क्या होगा, जाएगा, बढ़ेगा और उनकी वैल्यूज भी बढ़ेंगी। तो ये इनका उद्देश्य है। फिर और चीजें क्या है, कोलैबोरेट करेंगे मोर इफेक्टिवली टू इनकरेज फर्दर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखिए कंट्रीज में एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें ये होता है कि इसमें आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है ना, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में। क्योंकि ये ऐसी चीज है, अगर आपके वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता है तो आपको दूसरी कंट्री पे डिपेंड होगा, यानी आपको फूड पे भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड होगा। इसलिए एग्रीकल्चर के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ट्रेड सेक्टर भी होगा, ट्रेड सेक्टर को भी प्रमोशन और कोलैबोरेट जैसी चीजें करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो है, इनको इम्प्रूव करना इनका एक मेजर उद्देश्य होगा। और प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को भी ये प्रमोट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और फिर उसके बाद बात करें तो इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं किसके, आसियान के, ये ट्रिटी ऑफ एमिटी में है ना, क्या 1976 के अंदर। फिर मैकेनिज्म की बात करूं तो चेयरमैनशिप, देखो चेयरमैनशिप जो होती है ये रोटेट होती है क्या, एनुअली। एनुअली रोटेट होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे देखो ये अरेंज वैसे ही है। जैसे देखो बी सी आई, ये आते हैं ना, बी के बाद सी आएगा, फिर आई एल एम, ये सारी चीजें इस तरीके से क्या होगी, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो होगी क्या, रोटेट होगी एनुअली। और समिट की बात करूं तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक। ठीक, समिट जो मीट होती है ट्वाइस अ ईयर। फिर उसके बाद मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, इसमें 4 बॉडीज हैं, कौन कौन सी, एक है आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल और सोशियो कल्चर कम्युनिटी काउंसिल। देखो इससे पहले कम्युनिटी में ये 3 चीजें थी, है ना, ये 3 चीजें थी कहाँ पे, कम्युनिटी के अंदर। और पिलर्स ये देखो ये आ जाता है क्या, मिनिस्ट्रियल काउंसिल में, ये 4 चीजें हो गई, ठीक। अगली बात देखते हैं कि अगर अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो यहाँ पॉपुलेशन 2019 1 जुलाई 2019 के अंदर 655 मिलियन पीपल थे, जो कि 8.5% है किसका, ग्लोबल पॉपुलेशन का। सातवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी ये, और कहा जा रहा है कि फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगी 2050 के अंदर तक। फिर उसके बाद लेबर फोर्स की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट लेबर फोर्स हो जाएगा वर्ल्ड के अंदर, बिहाइंड चाइना और इंडिया।
और फिर वेरियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए हैं इन्होंने कई सारी कंट्रीज के साथ, ठीक है। ये सारी चीजें फिर इम्पोर्टेंट है क्या, इंडिया और आसियान का रिलेशन किस प्रकार से होगा। देखो हमारी पहले पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी को अब हमने किस में बदल दिया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये हो गई है चेंज, यानी अब हम करेंगे, देखेंगे बस नहीं करेंगे भी। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया और आसियान के बीच में और कौन कौन सी चीजें हुई हैं। तो देखो 25 ईयर हुए हैं किसके, डायलॉग पार्टनरशिप के, इंडिया और आसियान के। 15 साल हुए हैं समिट लेवल इंटरेक्शन, है ना। और 5 साल हुए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आसियान। देखो इंडिया मेंबर नहीं है आसियान का, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना इम्पोर्टेंस है ना, कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज। फिर फाउंडेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई है। फिर फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ये। इंडिया का एक्सपोर्ट आसियान को कितना होता है, 11.28%। ये इंपॉर्टेंट है, टोटल एक्सपोर्ट का हम कितना करते हैं, 11.28% आसियान नेशंस को करते हैं। फिर और क्या चीजें हुई हैं, तो 2003 के अंदर, देखो 2003 के अंदर इंडिया बिजनेस काउंसिल, इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC हो जाएगा सेटअप, है ना। फिर उसके बाद आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड है, आसियान इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, और आसियान इंडिया ग्रीन फंड है। इस प्रकार से सारा आसियान और भारत के पूरे रिलेशन रहे हैं, है ना। तो यही था पूरा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आसियान के बारे में पढ़ा, आसियान के बारे में हमने पूरी इसकी बैकग्राउंड देखा, किस तरीके से इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, मोटो क्या रहा है, कम्युनिटी क्या रही है, मेंबर स्टेट्स कौन कौन से रहे हैं, आसियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म कैसा है, चेयरमैनशिप, समिट, मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स वगैरह, और इंडिया और आसियान के किस प्रकार से रिलेशन है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों यही था आज का पूरा लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आसियान के बारे में पढ़ा। अगर आपको इसकी पीडीएफ को पढ़ना है या पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे एटॉमिक आईक्यू सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये चैनल मिल जाएगा और इसमें आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।